बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम BSN 4th सेमेस्टर की सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 पढ़ रहे हैं। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 में हमने यूनिट 2 एंडोक्राइन नर्सिंग स्टार्ट किया हुआ है। इसमें से हमने 4 डिजीज़ कंप्लीट कर लिए। डिजीज़ नंबर 5 का पार्ट 1 हमने पढ़ लिया जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म है। इसका पार्ट 1 भी हमने पढ़ लिया जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और उनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा वीडियो लेक्चर हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के पार्ट 2 पे है। इस पार्ट के साथ, इस वीडियो लेक्चर के साथ ये डिजीज़ कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिजीज़ नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुशर्रफा अजहर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और इस वीडियो लेक्चर को लाइक करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ ली थी, इसके कुछ काजेज़ भी डिस्कस किए थे। आज हम साइन सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। साइन सिम्टम्स क्या है इस डिजीज़ के? तो लिखा है साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूड ए हिस्ट्री ऑफ रिकरिंग नेफ्रोलिथियासिस, इजी फ्रैक्चरिंग, ऑस्टियोपोरोसिस, एब्डोमिनल पेन, GI सिम्टम्स सच एज एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, मसल वीकनेस पार्टिकुलरली इन लेग्स एंड लेथर्जी। तो स्टूडेंट, साइन सिम्टम में जो चीज़ें इंक्लूड है उनमें नेफ्रोलिथियासिस का बताया है कि बार बार किडनीज़ में स्टोन बनती है। आप लोगों को पता है कि जब हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन होती है तो पैराथर्मोन की वजह से कैल्शियम की लेवल इंक्रीज़ होती है। जब कैल्शियम की लेवल इंक्रीज़ होती है तो वो पेशेंट जिनमें कैल्शियम की लेवल इंक्रीज़ हो तो वो इस रिस्क पे होते हैं कि उनको किडनीज़ में स्टोन बन जाते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि बार बार नेफ्रोलिथियासिस होता है, किडनीज़ में स्टोन बनती है, उनकी बोन की रिज़ॉर्प्शन हो रही होती है। बोन जो है वहाँ से बोन में जो कैल्शियम स्टोर है जिसकी वजह से बोन स्ट्रॉन्ग है, तो वो स्टोर कैल्शियम जो है रिलीज़ होकर ब्लड की तरफ आ रहा है पैराथर्मोन की वजह से। तो क्या होता है, तो इसके रिजल्ट में बोन वीक हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन पोरस बन जाते हैं, फ्रेजाइल होते हैं और इजीली वो फिर फ्रैक्चर हो सकते हैं। साथ में GI सिम्टम्स भी होते हैं जिनमें एब्डोमिनल पेन है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती इनको, इनके मसल वीक हो जाते हैं, ख़ास करके लेग्स में और पेन ज़्यादा महसूस होता है और लेथर्जी होती है, कमज़ोरी इनको महसूस होती है। लेबॉर्ट्री फाइंडिंग शो परसिस्टेंटली एलिवेटेड सीरम पैराथर्मोन एंड कैल्शियम लेवल। जब लेबॉर्ट्री टेस्ट करते हैं तो सीरम में कैल्शियम की और पैराथर्मोन की, जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, इनकी लेवल परसिस्टेंटली यानी कंटिन्यूसली एलिवेटेड आता है, एलोंग विथ एलिवेटेड यूरिन कैल्शियम लेवल। साथ में यूरिन की जो कैल्शियम लेवल है वो भी इंक्रीज़ आती है क्योंकि कैल्शियम जो है यूरिन में एक्सक्रीट होती है। सीरम फास्फोरस लेवल डिक्रीज़, और सीरम में फास्फोरस लेवल डिक्रीज़ आता है। सीरम में फास्फोरस लेवल क्यों डिक्रीज़ आता है स्टूडेंट्स? क्योंकि पैराथर्मोन जो है, जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, ये किडनीज़ को स्टिमुलेट करती है और वहाँ से ये फास्फोरस जो है इसकी एक्सक्रीशन करवा देती है, किडनीज़ के थ्रू फास्फोरस को रिमूव कर देती है। तो इस वजह से जब पैराथर्मोन ज़्यादा होता है, पैराथर्मोन की ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है, तो ज़्यादा कंसनट्रेशन में पैराथर्मोन जाके किडनीज़ को स्टिमुलेट करती है कि फास्फोरस को बाहर निकालना है, फिर ज़्यादा अमाउंट में फास्फोरस जो है वो रिमूव हो जाती है। तो इसलिए लिखा है कि सीरम में जब चेक करते हैं तो फिर इस सीरम में फास्फोरस की लेवल डिक्रीज़ आती है। एक्सरे शो डिफ्यूज बोन डीमिनरलाइजेशन, बोन सिस्ट, आउटर कॉर्टिकल बोन रिजॉर्प्शन। स्टूडेंट, ये अब्जॉर्प्शन नहीं है, ये रिजॉर्प्शन है, स्पेल मिस्टेक हुई है। एंड सब पेरियोस्टियल इरोजन ऑफ द फेलिंग्स एंड डिस्टल क्लेविकल्स इन द प्राइमरी डिजीज़। यानी जब प्राइमरी डिजीज़ होता है, प्राइमरी डिजीज़ यानी प्राइमरी जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि पैराथायरॉयड ग्लैंड में जब खुद पैराथायरॉयड ग्लैंड में कोई मसला हो, कोई हाइपरप्लेजिया हो, कोई एडिनोमा हो, जिसकी वजह से पैराथायरॉयड जो है वो हाइपर एक्टिविटी शो कर रहा है, हाइपर सिक्रीशन शो कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जब हम एक्सरे करते हैं तो बोन से जो डीमिनरलाइजेशन हो रही होती है, बोन की ब्रेकडाउन होती है, वो हमें जो मिनरल स्टोर्ड थे वो अब वापस ब्लड की तरफ आते हैं, यानी उसकी डीमिनरलाइजेशन होती है, तो वो उसकी डिफ्यूजन हम देख सकते हैं एक्सरे के थ्रू। बोन से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर आ जाते हैं जिनमें बोन के अंदर सिस्ट बन जाते हैं, ये फ्लूइड फिल होल्स नज़र आते हैं, इनको हम कहते हैं बोन सिस्ट। आउटर कॉर्टिकल बोन रिजॉर्प्शन, ये जो कॉर्टिकल बोन है ना स्टूडेंट, ये क्या
क्या है, ये जो बोन का जो रिजिड आउटर जो लेयर होता है ना, रिजिड आउटर लेयर जो बोन का होता है, इसको हम कहते हैं कॉर्टिकल बोन। तो इसमें ज़्यादातर जो फैट होती है उसकी स्टोरेज होती है, फैट को स्टोर करने के लिए ये बनी होती है। तो ये जो एरिया होता है, ये जो आउटर रिजिड लेयर है जिसको हम कॉर्टिकल बोन कहते हैं, इसकी रिजॉर्प्शन हो रही होती है, इसकी ब्रेकडाउन हो रही होती है ऑस्टियोक्लास्ट के थ्रू। एंड जो सब पेरियोस्टियल इरोजन ऑफ द फेलिंग्स एंड डिस्टल क्लेविकल्स, हाँ जो क्लेविकल्स है, क्लेविकल बोन है, इनके डिस्टल साइड पे और जो फेलिंग्स होती है, उंगलियां होती है, यहाँ पे क्या होता है, पेरियोस्टियम जो होता है, जो मेम्ब्रेन होती है बोन्स के ऊपर, उसके बिल्कुल नीचे इसकी इरोजन हो रही होती है। इरोजन यानी इसकी जो है लॉस हो रही होती है। फिर लिखा है टेक्नीशियम 99M systematic imaging, ultrasonography, CT scan and MRI help identify enlargement and abnormally functioning areas. हाइपर पैराथायरॉयडिज़म की कंडीशन में जब हम ये प्रोसीजर्स करेंगे, इमेजिंग टेक्निक है, इसमें टेक्नीशियम 99M सिस्टम में भी इमेजिंग का बताया है स्टूडेंट्स। ये टेक्नीशियम जो 99M है, ये एक रेडियो फार्माक्यूटिकल डायग्नोस्टिक एजेंट होता है। इमेजिंग में ये यूज़ होता है। इमेजिंग टेक्निक में अल्ट्रासाउंड हो गई या स्कैन हो गया या फिर MRI हो गया, इन सब इमेजिंग टेक्निक के थ्रू हम बॉडी के अंदर कोई इनलार्जमेंट यानी हाइपर पैराथायरॉयड ग्लैंड की हाइपरप्लेजिया हो गई है उसको भी देख सकते हैं। बोन में एबनॉर्मलिटीज़ जो होते हैं, इन सब को यानी एबनॉर्मली फंक्शनिंग एरिया जहाँ पे भी है वो हम देख सकते हैं इन इमेजिंग टेक्निक के थ्रू। अगर हम नीडल बायोप्सी करें पैराथायरॉयड ग्लैंड की, तो फिर हम उस नीडल बायोप्सी के थ्रू, नीडल के ज़रिए पैराथायरॉयड से कुछ टिश्यू उठाए जाते हैं और फिर उनके थ्रू हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि किस तरीके से पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो फंक्शन कर रहा है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब डायग्नोसिस किस तरीके से करेंगे और ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की, तो लिखा है द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म इज़ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। स्टूडेंट ये हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म लिखा है, स्पेल मिस्टेक है। आप लोग इन चीज़ों को फोकस किया करें। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, नीचे यहाँ पे स्पेल मिस्टेक की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म लिखा गया है, ये असल में हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है। तो जो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के लिए वो ये है कि इसको सर्जिकली रिमूव किया जाए। जो एबनॉर्मल पैराथायरॉयड टिश्यू है उसको सर्जिकली रिमूव किया जाए, यानी इसमें अगर कोई एडिनोमा बनी है या इसकी हाइपरप्लेजिया हो गई है तो उसको अगर सर्जिकली रिमूव किया जाए तो फिर जाके हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो तो उस वक्त क्या करेंगे, लिखा है फॉर सेकेंडरी डिजीज द गोल इज़ टू करेक्ट द अंडरलाइंग काज ऑफ पैराथायरॉयड हाइपरट्रोफी। इसमें हम देखेंगे कि सेकेंडरी वो होता है ना कि जिसमें प्रॉब्लम जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड में नहीं होती बल्कि बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से पैराथायरॉयड ग्लैंड की या तो हाइपरट्रोफी होती है या फिर उसकी सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस टाइम हमने क्या करना होगा, इस टाइम हमारा मकसद ये होगा कि उस कंडीशन को ट्रीट किया जाए जिस कंडीशन की वजह से ये हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो गया है। तो उनके लिए लिखा है अदर ट्रीटमेंट इंक्लूड हाइड्रेशन थेरेपी एंड डायलिसिस फॉर रीनल फेलियर। तो हमने पढ़ा था कि इसकी जो सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है इसकी मेन जो काज होती है वो किडनी फेलियर है। अगर किडनी फेलियर हो जाती है और किडनी फेलियर की वजह से वहाँ पे विटामिन डी नहीं बनती, जब विटामिन डी नहीं बनती, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी जो कि किडनीज में बनती है, कैल्सिट्रायोल जिसे हम कहते हैं, जब वो नहीं बनती तो इंटेस्टीन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो इंटेस्टीन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जब नहीं होती तो ब्लड में कैल्शियम की लेवल डिक्रीज़ आती है। तो उस डिक्रीज़ कैल्शियम के रिस्पॉन्स में पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो इंक्रीज़ नंबर में पैराथार्मोन की प्रोडक्शन कर देती है, जिसकी वजह से हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है। तो यहाँ लिखा है कि वो पेशेंट जिनको अगर किडनी फेलियर है और उसकी वजह से हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हुआ है तो उनके लिए हमने हाइड्रेशन थेरेपी करनी है और उनको डायलिसिस पे रखना है। इसके अलावा मेडिकेशन इंक्लूड बाइफॉस्फोनेट सच एज एलेंड्रोनेट टू रिड्यूस बोन टर्नओवर एंड मेंटेन बोन डेंसिटी। हमने अब ऐसे मेडिसिन देने हैं जिनके थ्रू हमने जो बोन की डेंसिटी है उसको मेंटेन रखे, क्योंकि इसकी वजह से ज़्यादा इफेक्ट जो है हमारे बॉडी पे बोन्स पे होता है। बोन फ्रेजाइल बन जाती है और फिर फ्रैक्चर आगे के जो कॉम्प्लिकेशन है बोन से रिलेटेड हो जाते हैं। तो इसलिए हमने जो ड्रग्स होते हैं बाइफॉस्फोनेट इन्हें हम कहते हैं, जिनमें एलेंड्रोनेट है, ये हम देते
हैं पेशेंट को, ये इसलिए देते हैं ताकि जो बोन की ब्रेकडाउन हो रही होती है, जो इसकी टर्न ओवर हो रही होती है, इसको हम रिड्यूस कर सके और बोन की जो डेंसिटी है इसको मेंटेन रख सके। कैल्शियम मिमेटिक्स हम देते हैं, कैल्शियम मिमेटिक्स सच एज सिनेसेलिड टू डिक्रीज कैल्शियम एंड पैराथर्मोन लेवल एंड। तो स्टूडेंट्स अब देखिए कैल्शियम मिमेटिक्स क्या होते हैं। कैल्शियम मिमेटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि कैल्शियम की तरह ही दिखाई देते हैं, यानी कैल्शियम को मिमिक करते हैं, वो कैल्शियम की नकल उतारते हैं। तो ऐसे ड्रग अगर हम दे दें तो फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड को लगेगा कि कैल्शियम जो है बॉडी में मौजूद है, कैल्शियम मौजूद है ब्लड में, इसके लिए पैराथर्मोन जो रिलीज़ करना ज़रूरी नहीं है। तो इस वजह से पैराथर्मोन रिलीज़ नहीं होगी, पैराथर्मोन रिलीज़ नहीं होगी तो कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है वो भी डिक्रीज़ आएगी। तो इस तरीके से हम कैल्शियम मिमेटिक्स दे के कैल्शियम और पैराथर्मोन दोनों की जो हाइपर सिक्रीशन है उसको कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। और फिर लिखा है लूप डायूरेटिक्स सच एज फ्यूरोसेमाइड टू ट्रीट हाइपरकैल्सीमिया इन पेशेंट हु आर वेल हाइड्रेटेड। हम क्या करेंगे, हम वो पेशेंट जो कि वेल हाइड्रेटेड हो, जिनमें डिहाइड्रेशन का कोई मसला नहीं हो, वेल हाइड्रेटेड पेशेंट हो, तो उनमें हाइपरकैल्सीमिया को ट्रीट करने के लिए हम लूप डायूरेटिक्स देंगे जैसा कि फ्यूरोसेमाइड है। इसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम जो है वो यूरिन में रिलीज़ होगी और बॉडी के अंदर कैल्शियम की लेवल कुछ हद तक रिड्यूस हो सकती है। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे हम उन पेशेंट के लिए जिनको हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है। तो लिखा है टीच द पेशेंट एंड फैमिली अबाउट द डिजीज़ एंड इट्स ट्रीटमेंट। डिजीज़ के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में हमने पेशेंट को और उसके फैमिली दोनों को बतानी है। प्रिपेयर द पेशेंट फॉर सर्जरी इफ़ इंडिकेटेड एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। अगर सर्जरी की जा रही हो, सर्जरी की ज़रूरत है तो पेशेंट को प्रिपेयर करना है सर्जरी के लिए और उस टाइम हमने पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देनी है। कीप द पेशेंट हाइड्रेटेड एज टॉलरेटेड। हमने पेशेंट को उतना हाइड्रेट रखना है जितना वो टॉलरेट कर सके। मॉनिटर द पेशेंट सीरम पोटाशियम कैल्शियम फास्फेट एंड मैग्नीशियम लेवल। सीरम में पोटाशियम लेवल को भी हम मॉनिटर करेंगे, कैल्शियम को भी, फास्फेट को भी और मैग्नीशियम की जो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन को हम मॉनिटर करेंगे, इनकी वैल्यूज़ देखेंगे। वॉच फॉर हाइपरकैल्सीमिक क्राइसिस। हाइपरकैल्सीमिक क्राइसिस होती है कैल्शियम की लेवल बहुत ज़्यादा जो है हद से बढ़ जाती है, तो इस कंडीशन के लिए हम देखेंगे, हम ख्याल करेंगे। अगर इस तरह कुछ मसला होता है तो फिर बी प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर कैल्सिटोनिन एंड कार्टिकोस्टेरॉइड। अगर हाइपरकैल्सीमिक क्राइसिस हो जाती है, कैल्शियम की कंडीशन बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाती है ब्लड में, तो फिर हम कैल्सिटोनिन और कार्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्टर करेंगे। कैल्सिटोनिन का मैंने स्टार्ट में आप लोगों को समझाया था स्टूडेंट कि पिछले वीडियो लेक्चर के स्टार्ट में कि कैल्सिटोनिन ऐसी हार्मोन है जो कि कैल्शियम लेवल को ब्लड में डिक्रीज़ करती है। ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को, ये हार्मोन है, ये थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। हमारा खुद का जो बॉडी है उसमें नॉर्मली थायराइड ग्लैंड से ये प्रोड्यूस होती है कैल्सिटोनिन। ये जाके ब्लड में कैल्शियम होता है उसको उठा के बोन की तरफ ले जाती है और वहाँ पे उसकी स्टोरेज को स्टिमुलेट करती है, वहाँ पे उसको स्टोर कर देती है और किडनी से भी जो कंजर्वेशन होती है कैल्शियम को उसको रोकती है और किडनी से कैल्शियम को रिमूव करवाती है और इंटेस्टाइन में इसकी जो एब्जॉर्प्शन हो रही होती है उस पर भी कुछ हद तक काबू कर लेती है। तो इसलिए हम आउटर साइड से यानी आर्टिफिशियल जो ड्रग फार्म में कैल्सिटोनिन है वो देंगे और कार्टिकोस्टेरॉइड देंगे। अब कार्टिकोस्टेरॉइड किस तरीके से कैल्शियम लेवल को ये मेंटेन करती है, यानी कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ करती है। जो जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो विटामिन डी होता है उसको एक्टिव फॉर्म जो होती है विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म कैल्सिट्रायोल, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन भी कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन हो रही होती है किडनी में इसको इंक्रीज़ करना है। तो जब हम स्टेरॉइड देते हैं तो ये स्टेरॉइड जाके उस विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म कैल्सिट्रायोल में कन्वर्ट होने नहीं देते। जब ये एक्टिव फॉर्म कैल्सिट्रायोल में कन्वर्ट नहीं होगी तो फिर जो इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्प्शन हो रही है कैल्शियम की, तो ये इनहिबिट हो जाएगी और कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो है वो रिड्यूस हो सकती है। इसलिए हम स्टेरॉइड्स देते हैं। इसके अलावा लिखा है कि नर्सिंग इंटरवेंशन में कि आपने क्या करना है, पोस्ट ऑपरेटिवली मॉनिटर द पेशेंट एयरवे पेटेंसी। अगर सर्जरी हो गई तो सर्जरी के बाद हमने पेशेंट के एयरवे को मेंटेन करनी है, यानी उसकी पेटेंसी को देखना है कि किस तरीके से एयरवे काम कर रही है। एंड कीप ए ट्रेकियोस्टोमी ट्रे एट द पेशेंट बेड साइड। ये तो किसी भी पेशेंट के लिए जिसकी सर्जरी हो तो उस टाइम उसके साथ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब रखा जाता है। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब ऐसी ट्यूब है स्टूडेंट के यहाँ पे नेक का जो फ्रंट एरिया है यहाँ पे छोटा सा होल बनाया जाता है और उसके थ्रू इस ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है एयरवे में, जिसके थ्रू ये ब्रीथिंग जो है इसके थ्रू हो जाती है। अगर एयरवे जो है वो ख़ुद पेशेंट का ख़ुद एयरवे ठीक नहीं होता तो फिर एज ए ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए एज ए रूट हम इस
ट्यूब को यूज़ करते हैं। तो ये हमने पेशेंट के बेड साइड पे रखनी होती है एहतियात तदाबीर के तौर पर। इसके अलावा लिखा है एडवांस द पेशेंट्स एक्टिविटी लेवल एंड डाइट एज टॉलरेटेड। पेशेंट की जो एक्टिविटी लेवल है और इसकी जो डाइट है उसको हमने इस तरीके से मेंटेन करना है जिस तरीके से पेशेंट टॉलरेट कर सके। ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। हमने हाइपोकैल्सीमिया को भी देखना है कि हमारी जो ट्रीटमेंट है कहीं इसकी वजह से एकदम से हाइपोकैल्सीमिया ना हो जाए, जिसके सिम्टम्स क्या है, टिटेनी होगी। टिटेनी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इनवॉलेंट्री कंट्रक्शन होती है मसल्स में कैल्शियम के लो लेवल की वजह से। तो ऐसी इनवॉलेंट्री कंट्रक्शंस को हम देखेंगे। नमनेस एंड टिंगलिंग अराउंड द माउथ एंड एक्सट्रीमिटीज़ एंड स्पाजम। और इसके अलावा टिंगलिंग सी महसूस होगी माउथ के इर्द गिर्द और एक्सट्रीमिटीज़ में, और स्पाजम होगी यानी कंट्रक्शन जो है इनवॉलेंट्री कंट्रक्शंस होंगे। तो इन चीज़ों को हमने नोट करनी है और फिर इनको भी ट्रीट करना है अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है। बिफोर डिस्चार्ज टीच द पेशेंट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलो अप केयर। हमने क्या करना है, डिस्चार्ज करने से पहले पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बतानी है। कॉम्प्लिकेशंस के जो साइन सिम्टम्स हैं इनको हमने पेशेंट को समझाना है, और जो फॉलो अप केयर होती है उसकी इंपॉर्टेंस भी हमने पेशेंट को बतानी है। इंक्लूडिंग लेबॉरेटरी टेस्टिंग, हमने पेशेंट को बताना है कि बार बार आपने लेबॉरेटरी टेस्ट करने होंगे। क्यों? टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ थेरेपी के इफेक्टिवनेस को इवेलुएट करने के लिए कि जो ट्रीटमेंट की जा रही है उसके नताइज क्या आ रहे हैं, वो इफेक्टिव साबित हो रहा है या नहीं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये डिज़ीज़ यहाँ तक कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हाइपरथायरॉयडिज्म पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ये वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं कमेंट सेक्शन में या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।